अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन, जल्दी से बता दें सब, ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी, क्लियर है सबको? ओके, ग्रेट। तो बेटा, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। लास्ट क्लास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने ये जो क्वेश्चन था मैन्युफैक्चरिंग का, फर्स्ट क्वेश्चन, वो पूरा कंप्लीट कर लिया था बेटा। ठीक है, ऐसा ही है। मैन्युफैक्चरिंग का लेक्चर लेने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसका टॉपिक का लेक्चर लेने के बाद, हमने जो है पहला पास्ट पेपर क्वेश्चन स्टार्ट करा था, और मैंने फर्स्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दिया था टिल द लास्ट क्लास। ऐसे ही है। ये जो पहला क्वेश्चन है, इसकी हमने इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले इसका हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था। ठीक है। उसके बाद हमने इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। ठीक है। और इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद हमने पार्ट सी बेटा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाकर कंप्लीट कर ली थी इस पहले क्वेश्चन की। अब मैंने आपको बोला था कि मैं इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो टॉपिक है, इसका एक और पास पेपर क्वेश्चन कराऊंगा, लेटेस्ट, जो 20 मार्क्स वाला हुआ। ठीक है। तो वो एक और क्वेश्चन इसका आज की क्लास में कंप्लीट करना है। फिर आज की क्लास में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो टॉपिक है वो बेटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी कंपनी। ओके गाइस। तो बेटा जल्दी से हम लोग मूव ऑन करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आज हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था पास्ट पेपर का। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, देखें, एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में आएगा। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन भी है वैंग मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आप लोगों को होमवर्क में आएगा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है चिप्पू वाला। यस, ये भी आप लोगों को होमवर्क में आएगा। और जो मेरी टॉपिकल बुकलेट में बेटा लास्ट क्वेश्चन होता है ना, ये हिलारी वाला, ये मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है एवरीवन? हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। वेट कीजिएगा, पहले इसको मिटाने दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट गाइस। ये क्वेश्चन है बेटा, लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको आज हम मिलकर साथ सब सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का गाइस ईयर क्या है? इस क्वेश्चन का ईयर है अक्टूबर नवंबर 2023। अक्टूबर नवंबर 2023 का ये पेपर है, पेपर टू वेरिएंट थी। ओके। और उस पेपर का जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लेट्स स्टार्ट गाइज, इसको रीड करते हैं और आज की क्लास में साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो बेटा, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो, आप लोग मुझे रोक कर पूछ सकते हैं। ओके, सो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। सवाल क्या कह रहा है? हिलारी ओन्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, शी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेटा हिलारी है, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो गुड्स खुद बनाकर बेचता है। शी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और आप लोगों को ये जो है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन उसके बिजनेस की दी हुई है। सर आ जाएं ज़रा चेक करते हैं क्या क्या गिवन है। इन्वेंट्री एट 1 अगस्त 2022 बेटा, फर्स्ट डेट वाली इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री। सर रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2023, बेटा ईयर एंड पर ये सारी इन्फॉर्मेशन और गिवन है। सर आप लोगों को रेवेन्यू गिवन है, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, परचेजेज ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है, परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है, वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटर्स गिवन है, वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर गिवन है, वेजेस ऑफ ऑफिस सुपरवाइजर गिवन है, हीट लाइट एंड पावर एक्सपेंस गिवन है, रेट्स एंड इंश्योरेंस का एक्सपेंस गिवन है गाइस, फैक्ट्री रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंस गिवन है, फैक्ट्री इक्विपमेंट की कॉस्ट, फैक्ट्री इक्विपमेंट इज ए नॉन करेंट एसेट, उसकी कॉस्ट गिवन है, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, फैक्ट्री इक्विपमेंट की टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन गिवन है। ठीक है, एंड दैट इज 35,500। अब आगे बढ़ते हैं बेटा ज़रा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यू गाइस नो एडजस्टमेंट्स। ये सारी आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है बेटा। ये एडजस्टमेंट्स जो होती है ना, ये ऊपर सवाल में इंक्लूड एडजस्ट नहीं हुई हुई होती, सारी एडजस्टमेंट्स हमने रीड करनी है, इसको सवाल में जाकर इंक्लूड एडजस्ट करना है। देन वील गेट द एडजस्टेड करेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जिससे बनेगा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बिजनेस की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स। फटाफट से गाइस एडजस्टमेंट रीड करते हैं और इसके ऊपर जाकर सॉल्व करते हैं। सारा गेम एडजस्टमेंट्स का ही होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एडजस्टमेंट नंबर 1, इन्वेंट्री एट 31 जुलाई 2023 बेटा, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है। एडजस्टमेंट में हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होती है। रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहली एडजस्टमेंट में सिर्फ आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। अब दूसरी एडजस्टमेंट को जरा सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? हीट लाइट एंड पावर इज टू बी अपॉर्शनड 4/5 टू द फैक्ट्री एंड 1/5 टू द ऑफिस। बेटा हीट लाइट एंड पावर जो है
इज अपोर्शन 4/5 टू द फैक्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो आपका ऊपर हीट लाइट एंड पावर का खर्चा है ना, उसका 4/5 निकाल लो। 4/5 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 करके जो आंसर आएगा वो फैक्ट्री का हीट लाइट एंड पावर का खर्चा है। एंड 1/5 टू द ऑफिस, जो ऊपर हीट लाइट एंड पावर का खर्चा गिवन है उसका 1/5 मतलब जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5 करो, जो आंसर आएगा वो ऑफिस का बेटा हीट लाइट एंड पावर का खर्चा होगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, हीट लाइट एंड पावर ऑफिस का अलग निकाल लेते हैं और बेटा फैक्ट्री का अलग निकाल लेते हैं। 4/5 फैक्ट्री का है, 1/5 जो है बेटा ऑफिस का है। ऊपर चलते हैं गाइस, हीट लाइट पावर, हीट लाइट पावर ये रहा इसका बेटा। 4/5 फैक्ट्री का आ गया और 3/5 ऑफिस का आ गया। ओ सॉरी, 4/5 और 1/5 था, यस, ऑफिस का आ गया। जल्दी से गाइस निकालते हैं प्लीज, आप लोग भी निकालें, मैं भी निकाल रहा हूँ बेटा। 11,500, 11,600 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 9280 बेटा फैक्ट्री का हीट लाइट एंड पावर का खर्चा है। ऑफिस का कितना होगा बेटा, 11,600 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 52320। सर ये ऑफिस का हीट लाइट एंड पावर का खर्चा आ गया और फैक्ट्री का हीट लाइट एंड पावर का खर्चा आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वन डन, एडजस्टमेंट टू डन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एडजस्टमेंट नंबर 3 बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 3 पर चलते हैं। रेट्स एंड इंश्योरेंस, rates and insurance is to be apportioned 3/5 to the factory and 2/5 to the office। वही सीन है सर, रेट्स और इंश्योरेंस का जो खर्चा है ना उसका आप 3/5 निकाल लें, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5। फैक्ट्री का रेट्स एंड इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा। ऊपर जो रेट्स एंड इंश्योरेंस का खर्चा गया है गिवन है उसका 2/5 निकाल लें, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5 करके जो आंसर आएगा वो ऑफिस का होगा। लेकिन पहले ये नहीं करना आपने, आगे भी पढ़ लें बेटा, आगे भी कुछ लिखा है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहां लिखा है, गौर से समझना, टेक्निकल बात है। इंश्योरेंस ऑफ 4440 हैड बीन पेड फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2023, 2023। इसको समझें, कह रहा है इंश्योरेंस ऑफ 4440 हैड बीन पेड। 4440 आपने पे कर दिया, मतलब ऊपर इंश्योरेंस के अमाउंट में इंक्लूड हुआ होगा, 4440 ऊपर इंक्लूड हुआ हुआ है। लेकिन दैट इज पेड फॉर द ईयर, फॉर द ईयर है पूरे एक साल का, और वो ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2023। सर यहाँ क्या करना है, दिमाग चलाओ। आपका बिजनेस का ईयर एंड कब हो रहा है, हमारे बिजनेस का ईयर एंड होता है 31 जुलाई को, 2023। तो हमें जुलाई तक का लेना चाहिए ना रेट्स और इंश्योरेंस। हमने कब तक का ले लिया, हमने दिसंबर 2023 तक का ले लिया। मतलब जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ, पर प्रीपेड है 5 महीने का। जितना प्रीपेड होता है बेटा वो माइनस करना होता है। अब 5 महीने का प्रीपेड है सर, 5 महीने का कैसे निकालें बेटा, ये आपको 4440 फॉर द ईयर, ये पूरे एक साल का है, 12 मंथ्स का है बेटा। तो आप क्या करोगे, 4440 12 मंथ्स का है, डिवाइडेड बाय 12, हमें जितने महीने का चाहिए उससे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइड बाय 5। बेटा 5 मंथ्स का आ जाएगा, जो प्रीपेड है वो निकल कर आ जाएगा हमारे पास इंश्योरेंस। 4440 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड द आंसर वी गेट इज 1850 बेटा। ये $1850 से हमारा इंश्योरेंस प्रीपेड है। बेटा जितना प्रीपेड होता है पहले वो ऊपर से माइनस होगा, करेक्टेड अमाउंट आएगा, फिर उसका आप 3/5 और 2/5 करोगे ना। तो बेटा जितना प्रीपेड है वो ऊपर से जाकर माइनस करो। ये रहा बेटा रेट्स एंड इंश्योरेंस, इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा बेटा, -1850 जो प्रीपेड है। अब आपके पास इसका करेक्टेड अमाउंट आएगा 8250 -1850, 8250 -1850। सो द आंसर वी विल गेट इज 6400 बेटा। ये करेक्टेड अमाउंट है रेट्स एंड इंश्योरेंस का। अब ये फैक्ट्री और ऑफिस में डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाए जरा इसको फैक्ट्री और ऑफिस में डिवाइड करते हैं। क्या सीन था बेटा, इधर आपको बताते हैं। 3/5 फैक्ट्री का है, 2/5 ऑफिस का है, ओके। तो मल्टीप्लाइड बाय 3/5, मल्टीप्लाइड बाय 2/5 ऑफिस का आ जाएगा। तो करें ना, 6400 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5, 6400 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 3840। सर 3840 किसका आ गया, फैक्ट्री का। ऑफिस का बेटा 6400 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5, 2560 आ गया ऑफिस का रेट्स एंड इंश्योरेंस। ओके गाइस, अच्छा एक बात और, एक बात और यहाँ पर करूंगा बेटा। जितने से एक्सपेंस अक्रूड या प्रीपेड हो उतना हिस्सा एसओएफपी में भी तो जाता है। तो सर ये 1850 से जो है ना हमारा एक्सपेंस था प्रीपेड, एक्सपेंस प्रीपेड एसओएफपी में कहाँ जाता है, इस एक्सपेंस प्रीपेड का मतलब इस साल का जितना एक्सपेंस था उससे ज़्यादा पे कर दिया।
ज़्यादा पे कर दिया, पैसे वापसी मांगते होंगे बेटा, ये रिसीवेबल है, अदर रिसीवेबल करंट एसेट में जाएंगे। तो 1850 अगर एसओएफपी बनानी हुई तो 1850 करंट एसेट में जाएगा बेटा, अदर रिसीवेबल के नाम से। ओके, एंड दिस इज योर करेक्टेड फैक्ट्री का रेट्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस, एंड दिस इज योर करेक्टेड ऑफिस का रेट्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस। सर इस तरह आपने जो है ना मेरे ख्याल से अपनी एडजस्टमेंट नंबर 3 को सॉल्व करना चाहिए था, जो आपने कर लिया है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे एडजस्टमेंट 4। बेटा एडजस्टमेंट 4 पे जाने से पहले प्लीज़ मुझे एक बात कंफर्म करें यहाँ तक सब, प्लीज़। सर एडजस्टमेंट 1 2 एंड 3 क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बता दें, ताकि फिर मैं एडजस्टमेंट 4 और 5 आपको सॉल्व करवाऊँ और फिर मैं रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ जाऊँ। वेट कर रहा हूँ बेटा, एवरीवन। सब रिप्लाई कर दें प्लीज गाइस, वेटिंग फॉर द रिप्लाई एवरीवन। क्लियर है या नहीं क्लियर? युसरा आपका रिप्लाई नहीं आया, जन्नत आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, फरहान अहमद। ओके, जल्दी से बता दें बेटा, जिस जिसका रिप्लाई नहीं आया, क्लियर है या नहीं क्लियर? ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एट 31st July 2023, अ फैक्ट्री रिपेयर 644, फैक्ट्री रिपेयर एक्सपेंस है साल के आखिर में, फैक्ट्री रिपेयर 644 वॉज अनपेड। सर अनपेड का मतलब होता है अक्रूड। तो बेटा हमारा फैक्ट्री रिपेयर एक्सपेंस साल के आखिर में 644 से अनपेड है, अक्रूड है। नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड, लेकिन इसके ऊपर हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की इसकी, तो कर देते हैं अब जाकर। जो भी चीज़ अक्रूड होती है बेटा वो ऊपर जाकर ऐड हो जाती है, तो फैक्ट्री रिपेयर में 644 ऐड कर देंगे। ये रहा फैक्ट्री रिपेयर, फैक्ट्री रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, इसमें 644 प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस 644। फैक्ट्री रिपेयर एंड रिन्यूअल का करेक्टेड अमाउंट आ गया, कितना आ गया बेटा, 5125 प्लस 644, 5769। सर ये फैक्ट्री रिपेयर एंड रिन्यूअल का जो है ना, फैक्ट्री रिपेयर एंड रिन्यूअल का करेक्टेड अमाउंट आ गया। फैक्ट्री का खर्चा है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चले जाएगा जो करेक्टेड अमाउंट है, लेकिन आप लोगों को पता है एक्सपेंस जितने से अक्रूड या प्रीपेड हो उतना हिस्सा एसओएफपी में भी जाता है। तो बेटा ये 644 से हमारा एक्सपेंस अक्रूड है, तो ये हिस्सा एसओएफपी में भी जाएगा। कहाँ पर जाएगा बेटा, एक्सपेंस अक्रूड। एक्सपेंस अक्रूड का मतलब इस साल का एक्सपेंस था, पे करना था, पे नहीं करा, सामने वाला मांगता होगा, ये पेबल है, अदर पेबल करंट लायबिलिटी में जाएगा। तो ये एसओएफपी में बेटा करंट लायबिलिटी में चले जाएगा अदर पेबल के नाम से, ठीक है भाई। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर कौन सी सॉल्व हो गई बेटा, ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 4 सॉल्व हो गई। आफ्टर एडजस्टमेंट 4 गाइस वी विल हैव एडजस्टमेंट नंबर 5। प्लीज फोकस से समझिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूँ। फैक्ट्री इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर फैक्ट्री इक्विपमेंट के ऊपर 25% डेप लगेगी आरबीएम मेथड से, तो बेटा करंट ईयर की डेप निकाल लेते हैं ना। फैक्ट्री इक्विपमेंट पे कितनी लगेगी आरबीएम मेथड से, कैसे निकलती है आरबीएम मेथड से डेप, कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट में से पुरानी डेप माइनस करते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप प्रोविजन फॉर डेप माइनस करते हैं, हमारे पास नेट बुक वैल्यू आती है नॉन करंट एसेट की, और नेट बुक वैल्यू को सर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज, तो हमारे पास करंट ईयर की डेप आ जाती है बेटा नॉन करंट एसेट की आरबीएम मेथड के हिसाब से। तो बेटा ऊपर गए, फैक्ट्री इक्विपमेंट की कॉस्ट 1,25,000, फैक्ट्री इक्विपमेंट की प्रोविजन फॉर डेप अक्यूमुलेटेड डेप मतलब पुरानी डेप 35,500 वो माइनस हो जाएगी। तो बेटा 1,24,000 माइनस 35,500, 1,24,000 मल्टीप्लाई बाय 35,500, यू विल गेट द नेट बुक वैल्यू बेटा 124,000 minus 35,500, 124,000 minus 35,500, you get the net book value, that is 88,500 guys, and then multiplied by percentage, that is 25%। 88,500 का बेटा 25% कितना आता है, 22,125। दिस इज योर करंट ईयर की डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट। बेटा फैक्ट्री इक्विपमेंट में करंट ईयर में डेप लगती है 22,125। तो ये बेटा हमारी एडजस्टमेंट 4 एंड एडजस्टमेंट 5 भी हमने सॉल्व कर ली। ऑल द एडजस्टमेंट्स हैव बीन सॉल्व्ड, सारी एडजस्टमेंट बेटा हमने एडजस्ट कर दी है सवाल के अंदर। नाउ अब बेटा पहले बताएं यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर, एवरीवन वेटिंग फॉर द रिप्लाई, यस और नो? क्लियर है? ओके, अब बेटा चलते हैं कहां पर, नेक्स्ट पार्ट, रिक्वायरमेंट नंबर 1 पार्ट ए। पार्ट ए क्या बोल रहा है बेटा, पार्ट ए प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्या बोल रहा है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दें फॉर द ईयर एंडेड, प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2023। सर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फॉर्मेट्स लिखवा चुके हैं और पहले क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना था। सर फॉर्मेट्स पता है, बनाना स्टार्ट करते हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, रॉ मटेरियल का खर्चा, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जल्दी से सर आपको पता है 5 चीज़ें आती हैं ना उसमें, फॉर्मूला लगाना पड़ता है फर्स्ट कॉलम में, तो जल्दी से लगाते हैं बेटा। पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा, कैसे निकलता है, सबसे पहले क्या आता है, एनीवन? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहली चीज़ क्या लूँ, जल्दी से बता दें अगर किसी को पता है तो।
वेट कर रहा हूँ फॉर द रिप्लाईज। सबसे पहले क्या आएगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यस। क्या आएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ऊपर जाकर देखते हैं बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल गिवन थी बेटा, फर्स्ट डेट वाली इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री इज 9100। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आ गई बेटा 91,500। कितनी थी रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री? 9100, ओके। सर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल के बाद ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल। ऐड परचेजेस ऑफ रॉ, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा ऊपर जाकर देखते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितनी की मैंने। सर ये आप लोगों को नजर आ रही होगी 1,10,000। ये आप लोगों ने ले ली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,10,000। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या करते हैं, ऐड कैरेज इनवर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल। सर सवाल पर चल रहे हैं, जल्दी से देख लें क्या कोई कैरेज इनवर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है। शुरू से लेकर आखिर तक चेक कर लें बेटा, आपको कहीं भी कैरेज इनवर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो वो नहीं आएगा, स्किप कर दें। उसके बाद क्या होता था, लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। सर ऊपर से लेकर नीचे तक चेक करें, परचेजेस ऑफ रॉ, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, तो आप बोलेंगे जी हाँ सर गिवन है, नजर आ रहा है सर सामने सामने, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल 2200। नीचे गए, लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। सर 2200, कैरेज इनवर्ट्स नहीं था, स्किप कर दिया। रॉ मटेरियल का अब क्या आती है डायरेक्टली, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री बिल्कुल हमेशा गिवन होती है, कहाँ पर, एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट नंबर 1 पर जाकर देखेंगे तो हमें रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट बेटा, रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री 9980। नीचे गए, सर यस फॉर्मूला लग गया बेटा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का। सब प्लस माइनस करें, फाइनल आंसर आएगा, राइट कॉलम में एक लाइन नीचे लिखेंगे। और इस आंसर का नाम क्या होता है, इस आंसर का नाम होता है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। 9100 प्लस 1,10,000 -2200 -9980, कितना आ गया? 106,920। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया बेटा। उसके बाद क्या हेडिंग, हेडिंग डालते हैं ना, ऐड डायरेक्ट कॉस्ट्स। सर जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जो खर्चा फैक्ट्री में लग रहा है और प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो बेटा वो खर्चे सारी लाइन से यहाँ पर आ जाते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। आ जाएं जरा ऊपर, सवाल में जा रहा हूँ, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है सब पे आपको टिक लगवा रहा हूँ, ओके। जल्दी से ऊपर गए। सर ये तो इन्वेंट्री है, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, रेवेन्यू नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं, परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स नहीं, वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटर्स, फैक्ट्री का खर्चा है। फैक्ट्री ऑपरेटिव्स बेटा समझा चुका हूँ लेक्चर के अंदर, फैक्ट्री ऑपरेटिव्स का मतलब होता है लेबर, और लेबर ही प्रोडक्ट बनाता है, तो ये खर्चा यस प्रोडक्ट बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड और फैक्ट्री का है। डायरेक्ट कॉस्ट पहला मिल गया। वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, सर फैक्ट्री का खर्चा है, सुपरवाइजर का काम प्रोडक्ट बनाना नहीं होता, ये है फैक्ट्री का खर्चा लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट है फैक्ट्री का। सर वेजेस ऑफ ऑफिस सुपरवाइजर, सर ऑफिस का खर्चा तो जाता ही इनकम स्टेटमेंट में है, तो ये भी नहीं है। सर अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये दोनों जो खर्चे हैं ना बेटा, हीट लाइट एंड पावर एंड रेट्स एंड इंश्योरेंस, अब इन दोनों खर्चों का आपको फैक्ट्री वाला खर्चा गिवन है, लेकिन बेटा ये हीट लाइट एंड पावर और रेट्स एंड इंश्योरेंस इनका फैक्ट्री का एक्सपेंस है, लेकिन सर ये दोनों खर्चे आप प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं, ये दोनों फैक्ट्री के इनडायरेक्ट कॉस्ट है सर, और इनका ऑफिस वाला हिस्सा तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। सर फैक्ट्री रिपेयर एंड रिन्यूअल, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है, लेकिन क्या रिपेयर और रिन्यूअल का खर्चा प्रोडक्ट को बनाते वक्त लगता है? सर ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है फैक्ट्री का। सर इक्विपमेंट नहीं, उसकी पुरानी डेप नहीं। सर सवाल के अंदर तो सिर्फ एक ही डायरेक्ट कॉस्ट गिवन है, दैट इज फैक्ट्री ऑपरेटर्स वेजेस।
देखो प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा नहीं, प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो आप पावर का खर्चा। अब फॉर एग्जांपल मैं पेंसिल बेचता हूँ तो पेंसिल देखकर मैं बता सकता हूँ यार इसकी फैक्ट्री में पावर का खर्चा आया होगा। वो खर्चा प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है ना, तो दैट्स वाई इट्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसे तो जितने भी खर्चे फैक्ट्री में लगते हैं, जितने भी खर्चे फैक्ट्री में लगते हैं उनके बगैर वो ना करो तो प्रोडक्शन होगी नहीं। लेकिन कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है, कुछ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है जो आप प्रोडक्ट में से ट्रेस कर सकते हो। अहमद ओके। एंड इनडायरेक्टली जो जो लग तो बनाते वक्त रहा है खर्चा, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड खर्चा है, प्रोडक्ट से डायरेक्ट ट्रेस नहीं हो सकता वो खर्चा। गॉट इट अहमद? यस और नो अहमद, क्लियर है बेटा? अब देखो प्रोडक्ट देखकर पता लग जाता है, देखो मेरी बात सुनो। ये मेरे सामने पेंसिल है, प्रोडक्ट देखकर मुझे नहीं पता लग रहा कि रॉ मटेरियल का खर्चा लगा है, प्लास्टिक बेटा। अब ये प्रोडक्ट देखकर पता लग रहा है बेटा, ये जो पेंसिल असेंबल हुई है ये खुद ब खुद असेंबल हो गई होगी क्या? इसको किसी लेबर ने असेंबल करा होगा ना, ये खर्चा प्रोडक्ट से डायरेक्ट ट्रेस हो सकता है। अब इस पेंसिल को देखकर मुझे कैसे पता लगेगा कि इसकी फैक्ट्री में पावर यूज हुई होगी? नहीं पता लग रहा ना बेटा, प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो रहा पावर का खर्चा, हीट का खर्चा, लाइट का खर्चा। ठीक है? तो दैट्स वाई दे आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेबर का, रॉ मटेरियल का खर्चा प्रोडक्ट को देखकर पता लग जाता है बेटा। गॉट इट? अब सर सवाल में तो सिर्फ एक ही डायरेक्ट कॉस्ट था, लेकिन सवाल के बाद हम क्या जाकर चेक करते हैं? हम एडजस्टमेंट चेक करते हैं बेटा। तो आ जाएं जरा, मूव ऑन करके जल्दी से जाते हैं कहाँ पर, एडजस्टमेंट पर जाते हैं। और एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट में कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। सर फिफ्थ में एक खर्चा है जो हमें ऊपर नहीं गिवन था, दैट इज फैक्ट्री इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन। ये फैक्ट्री का खर्चा ऊपर नहीं गिवन था सर। अब डेप्रीसिएशन भी फैक्ट्री में लग रही है, फैक्ट्री की इक्विपमेंट, ये फैक्ट्री का खर्चा है, लेकिन क्या डेप्रीसिएशन प्रोडक्ट को बनाते वक्त खर्चा आ रहा होता है? तो ये भी डायरेक्टली, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ओके, तो फैक्ट्री की सिर्फ एक ही डायरेक्ट कॉस्ट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, दैट इज वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव 91665। तो बेटा नीचे जाएंगे, एक ही है डायरेक्ट, फाइनल आंसर कॉलम में जाएगी 91665। और क्या इसमें कोई वर्किंग तो नहीं थी? क्या फैक्ट्री ऑपरेटिव वेजेस। सर ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में जब डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल ऐड करते हैं हमारे पास एक नया आंसर आता है। नए आंसर का नाम होता है, डायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल होता है उसका नाम क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। हमारी प्राइम कॉस्ट निकल आएगी सर 106,920 प्लस 91665। तो ऐडअप करते हैं बेटा, 106,920 प्लस 91665, 198,585, 198। ओके, प्राइम कॉस्ट आ गई। अब बेटा प्राइम कॉस्ट के बाद क्या हेडिंग डलती है? ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट की भी हेडिंग डाल सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स की भी हेडिंग डाल सकते हो। तो अब हेडिंग डालेंगे इनडायरेक्ट। अब बेटा जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या, जो लग फैक्ट्री में रहे खर्चा लेकिन प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते आप खर्चे को, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है वो खर्चा, तो सारे बेटा पहले कॉलम में आ जाएंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऊपर जाकर देखते हैं, वैसे तो डिस्कस कर लिए, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं बेटा क्या क्या फैक्ट्री के इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। ओके, इन्वेंट्री नो, ये तो इन्वेंट्रीज हैं। रेवेन्यू नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं, परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स नहीं। वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट था फैक्ट्री का। हाँ, वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री का खर्चा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, सुपरवाइजर का काम प्रोडक्ट बनाना नहीं होता। सर वेजेस ऑफ ऑफिस सुपरवाइजर नो, ये ऑफिस का खर्चा है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। हीट लाइट एंड पावर और रेट्स एंड इंश्योरेंस, सर ये दोनों खर्चे जो है ना हमें फैक्ट्री के गिवन है, और ये दोनों खर्चे प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो सकते, तो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो सर 9280 और 3840। ओके, फैक्ट्री का रिपेयर एंड रिन्यूअल फैक्ट्री का खर्चा है, और सर रिपेयर का खर्चा प्रोडक्ट बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, फैक्ट्री की रिपेयर का खर्चा, तो दैट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर फैक्ट्री इक्विपमेंट नो, उसकी पुरानी डेप नहीं। सर सवाल वाले इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गए। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में भी तो गिवन हो सकते हैं ना सर, एडजस्टमेंट देखते हैं। अब नीचे चलते हैं बेटा, इन्वेंट्री है नहीं, दूसरी में बेटा हीट लाइट एंड पावर है फैक्ट्री का, ऊपर ऑलरेडी टिक लगा चुका हूँ। उसके बाद रेट्स एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री का बिल्कुल इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ऊपर ऑलरेडी टिक लगा चुका हूँ।
सर फैक्ट्री रिपेयर ऊपर ऑलरेडी टिक लगा चुका हूँ। यस बेटा, लास्ट एडजस्टमेंट में ये फैक्ट्री का इनडायरेक्ट कॉस्ट है सर। फैक्ट्री की डेप्रीसिएशन का जो खर्चा है इक्विपमेंट का, वो हमें ऊपर नहीं गिवन था, एडजस्टमेंट में गिवन है। और ये फैक्ट्री का खर्चा है, डेप्रीसिएशन का खर्चा डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं होता, तो दैट्स वाई ये एक और इनडायरेक्ट कॉस्ट, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट। तो सर टोटल हमारे पास कितने इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गए? एक, दो, तीन, चार, चार के बाद ये पाँच। ओके गाइस, तो आ जाएं ज़रा चलते हैं। वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर 29,000। वेजेस ऑफ 29,000। वेजेस ऑफ फैक्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? हीट लाइट एंड पावर। कितना जाना है हीट लाइट एंड पावर? 9280। हीट लाइट एंड, सर वर्किंग शो करनी पड़ेगी, वर्किंग मत भूलिएगा ब्रैकेट में शो करना। क्या वर्किंग है बेटा इसकी? 11,600 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। 11,600 हीट लाइट एंड पावर के बाद नेक्स्ट रेट्स एंड इंश्योरेंस का फैक्ट्री का खर्चा 3840। अब इसकी वर्किंग भी तो है ना बेटा, अब इसकी वर्किंग देखो कैसे शो कर रहा हूँ। क्या हुआ? 8250 माइनस 1850, फिर जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 305। 8250 माइनस 1850, जो आंसर आया मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ये आप बस इसकी वर्किंग शो हो गई। उसके बाद सर नेक्स्ट खर्चा कौन सा है? फैक्ट्री रिपेयर एंड रिन्यूअल 5769। वर्किंग गाइस, इसकी वर्किंग थी यस 5125 प्लस 644। सर सारे सवाल वाले इनडायरेक्ट कॉस्ट तो एक, दो, तीन, चार ले लिए, एक एडजस्टमेंट में था बेटा। 22,125। मुझे इन सबका टोटल करके बताना। अच्छा इसकी वर्किंग शो कर दीजिएगा सिर्फ इतनी, 88,500 मल्टीप्लाइड बाई 25%। सर वर्किंग, ओ नाम, डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री। सर ऐड अप करेंगे सारे खर्चे इनडायरेक्ट कॉस्ट, फाइनल आंसर राइट कॉलम में। प्लीज मैं भी टोटल कर रहा हूँ, आप लोग भी टोटल करें, बताएं ना कितना आ रहा है बेटा। एवरीवन प्लीज जल्दी फटाफट। 29,000 प्लस 9280 प्लस 3840 प्लस 5769 प्लस 22,125। सर 70014 आ रहा है मेरे पास तो। सर प्राइम कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल, यू विल गेट अ न्यू आंसर। प्लस करके निकालते हैं बेटा। 198,585, 198,585 प्लस 70014, आंसर आ रहा है 268,599। अब सॉरी, ये आंसर है, इस आंसर का नाम कुछ भी नहीं होता था। इसके अंदर हम क्या करते थे, अगर आपको फॉर्मेट याद है, इसके अंदर हो जाएगा ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सर क्वेश्चन में गिवन है ना ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस की, क्वेश्चन में गए ओपनिंग इन्वेंट्री तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितनी है बेटा फर्स्ट डेट वाली इन्वेंट्री ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की? 21357, ये ले ली नीचे जाकर 21357। ओपनिंग ऐड करेंगे और क्लोजिंग आपको एडजस्टमेंट नंबर वन में मिलेगी हमेशा बेटा। जाए एडजस्टमेंट नंबर वन में क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस की 22,446, 22,446, 22,446, फाइनल आंसर बेटा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जल्दी से निकाल लेते हैं फाइनल आंसर। 268,599
प्लस 21357 -22446 -22446 267510। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेटा 100% कंप्लीटेड है। हाँ जी, कितने 11 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करके आएंगे बेटा। यस और नो जल्दी से बताएं प्लीज एवरीवन। क्या आप सबको 100% बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बता दें प्लीज एवरीवन। वेटिंग फॉर द रिप्लाई गाइस। हाँ जी प्लीज जल्दी से बता दें क्या आप सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? सबको ओके। बेटा ये तो इस क्वेश्चन का हो गया पार्ट ए। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हम चलते हैं पार्ट बी पर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट बी। सर बोला हुआ है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2023। इनकम स्टेटमेंट बनानी है खाली ग्रॉस प्रॉफिट तक। अब यहां तो आपको बोल दिया ना, चलिए ग्रॉस प्रॉफिट तक इनकम स्टेटमेंट बना दें। कभी कभार वो पता है क्या लिख कर देता है, प्रिपेयर द ट्रेडिंग सेक्शन। व्हाट? ट्रेडिंग सेक्शन तक इनकम स्टेटमेंट बना दें, इनकम स्टेटमेंट का ट्रेडिंग सेक्शन बना दें। ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट तक बना दे इनकम स्टेटमेंट। क्या बना दे? तो कुछ क्वेश्चंस में लिखा हो सकता है प्रिपेयर द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। तो उसका मतलब इनकम स्टेटमेंट बनानी है पूरी नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट तक, ग्रॉस प्रॉफिट तक। ओके। तो अभी हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है गाइस कहाँ तक? ग्रॉस प्रॉफिट तक। दो कॉलम्स खींच दिए बेटा। दो कॉलम्स में बनती है इनकम स्टेटमेंट। सर अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं एंड सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ओके। आपको पता है बेटा इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आती है? रेवेन्यू, सेल्स। ओके। ऊपर गए। रेवेन्यू कितनी है? व्हाट इज द सेल्स रेवेन्यू? रेवेन्यू है बेटा 457250, 457250 नीचे आए। सेल रिटर्न कुछ नहीं है, 457250 रेवेन्यू। वैसे सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस होता है, लेकिन ऊपर जब आप जाएंगे 457250 ही लिया ना। हाँ। आप सेल में से सेल रिटर्न माइनस होता है, लेकिन बेटा पूरा सवाल आपके सामने है। सवाल के अंदर कोई सेल्स रिटर्न है ही नहीं। तभी रेवेन्यू सेल्स का फाइनल आंसर डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में चले गया। अब इसके बाद हेडिंग डलती है लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की। हेडिंग डाल दी मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स की। अब मैं 1 मिनट पॉज ले रहा हूं बेटा, अगर आप लोगों को आती है आगे, मैं ऊपर सवाल खोल रहा हूं, आप लोग कंटिन्यू करें आगे बनाना ग्रॉस प्रॉफिट तक। मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, मेरे यहाँ अजान हो रही है। अजान के लिए मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ। ओके गाइस, 1 मिनट बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ।
ओके गाइस, अजान खत्म हो गई है, लेट्स कंटिन्यू। अब देखें, हमने देखा सेल्स रिटर्न तो नहीं था, तो सेल्स का ही फाइनल आंसर डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में चले गया। अब उसके बाद हेडिंग डलती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की। देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या आता था? फॉर्मेट्स हमने लिखे हुए हैं, समझे हुए हैं। सबसे पहले आती थी ओपनिंग इन्वेंट्री, किसकी? फिनिश गुड्स की आती है ना इसके अंदर। इन्वेंट्रीज, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन के अंदर गिवन थी गाइस, ऊपर जाएंगे क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, फर्स्ट डेट वाली इन्वेंट्री देखें ये रही। एंड उसमें फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री 24235, 24235, ओके। 24। उसके बाद बेटा ऐड परचेजेस नहीं, परचेजेस आर रिप्लेस्ड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दिस टॉपिक। तो ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, ठीक है। जो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर निकाली 267510। ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद। हाँ, मैंने बोला था यहाँ पॉज लगाकर देखेंगे, कभी कभार क्या होता है, जो गुड्स हमने बनाए ना वो कम पड़ गए। जो गुड्स हमने बनाए वो कम पड़ गए, तो फिर हमें फिनिश गुड्स थोड़े बहुत बाहर से खरीदने पड़ते हैं, तो हो सकता है परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स गिवन हो। तो अगर परचेज ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है तो ऐड परचेज की तरह वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ऊपर गए, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है, यस सर, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है 23,500। नीचे गए बेटा, 23, ऐड परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब बाकी सारी चीजें आगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली होती थी ना, क्या? ऐड कैरेज इनवर्ड्स ऑफ फिनिश गुड्स, ओके। ऊपर जाते हैं, क्या कोई कैरेज इनवर्ड्स ऑफ फिनिश गुड्स है? सर शुरू से लेकर आखिर तक चेक कर लें, कोई कैरेज इनवर्ड्स ऑफ फिनिश गुड्स नहीं गिवन, स्किप कर दे, नहीं आएगा। उसके बाद लेस परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स है। जी हाँ सर है, नजर आ रहे हैं। परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स 4700। तो ये लेस होता था, लेस कर देंगे, लेस परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, लेस परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश्ड। उसके बाद लेस गुड्स ड्रॉन ऑफ फिनिश गुड्स। सर क्या कोई गुड्स ड्रॉन ऑफ फिनिश गुड्स सवाल में भी नहीं थे? वैसे गुड्स ड्रॉन एडजस्टमेंट में होते हैं, कोई एडजस्टमेंट में भी गुड्स ड्रॉन नहीं गिवन, स्किप कर दे, नहीं आएगा। तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री बिल्कुल आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में मिलेगी हमेशा, 25,110, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 25,110। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बेटा फाइनल आंसर राइट कॉलम में, 24235, 24235, 24235 प्लस 267,510 प्लस 23,500 माइनस 4,700 माइनस 25,110, 285,435। इसको ऊपर से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। तो इसमें से ये वाला आंसर माइनस करते हैं, 257,250, 457,250, 457,250 माइनस 285,435, ओके। 171, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? 171,815। नीचे दो लाइनें डाली बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सर पार्ट बी डन। हाँ जी, जल्दी से बता दें बेटा, इधर तक किसी को कोई मसला या क्लियर है? एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड बेटा। क्लियर? हाँ जी, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, यस और नो? हाँ जी, अहमद क्लियर है या नहीं? जन्नत, निमरा, इज इट क्लियर गाइस, यस और नो? अच्छा, नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट बेटा, बस ये लास्ट थ्योरी पार्ट है, फिर ये पूरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का खत्म हो जाएगा। अब देखिए, ये जो पार्ट है ना, इसमें क्या बोल रहा है, गौर से सुनिएगा। हिलैरी इज कंसिडरिंग स्टॉप बाइंग एनी फिनिश गुड्स फॉर रीसेल। अभी हमारे गुड्स बनाए हुए कम पड़ गए थे ना, तो हम बाहर से खरीदे थे, बोलिए अब हिलैरी सोच रही है कि अब वो बाहर से कोई फिनिश गुड्स खरीदेगी नहीं, एंड इंस्टेड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एट हर फैक्ट्री। इंस्टेड वो क्या करेगी, अपनी कैपेसिटी ना, गुड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ा लेगी, ताकि बाहर से खरीदने की जरूरत ना पड़े।
अब यहाँ यही बोला हुआ होगा, एडवाइस करें, एडवाइस हिलेरी वेदर शी शुड सेल ओनली प्रोडक्शन फ्रॉम हर ओन फैक्ट्री एंड इंक्रीज अमाउंट प्रोड्यूस्ड, जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग arguments for and against selling only production from our own factory and increasing the amount produced। अब वो कह रहा है एडवाइस करें हिलैरी को ऐसा करना चाहिए या नहीं, और एडवांटेजेस देने हैं दो, दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज, किस चीज के, एक ही चीज के, बाहर से खरीदना बंद कर दें और खुद की प्रोडक्शन बढ़ा दें, इसके ही दो एडवांटेज देने हैं और इसी चीज के दो डिसएडवांटेज देने हैं। बेटा जो दिल करे वो एडवाइस दो, मसला नहीं है। आप बोलो यस हिलैरी को ऐसा करना चाहिए, बाहर से खरीदना बंद कर दे, खुद की प्रोडक्शन बना ले, या बोलो नो हिलैरी शुड नॉट डू दिस, हिलैरी को ये नहीं करना चाहिए, शुड कंटिन्यू बाइंग फ्रॉम आउटसाइड, हिलैरी को बाहर से खरीदने चाहिए, खुद की प्रोडक्शन नहीं बढ़ानी चाहिए। जो दिल करे वो एडवाइस दें, कोई मसला नहीं है। और ऐसा करने के दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज। अब देखो एडवांटेजेस डिस्कस हम पहले अगर करें, खुद के दिमाग से पहले सोचना है, ठीक है। एडवांटेजेस, यार बाहर से खरीदना बंद कर दें, खुद की प्रोडक्शन बना रहे हैं, एडवांटेजेस इसकी हैं कि डिलीवरी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। भाई हम बाहर से खरीद रहे हैं तो कभी कभार डिलीवरी इश्यूज आ सकते हैं, लेट हो गया माल, गुड्स लेट हो गए, तो डिलीवरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्वालिटी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। देखो हम बाहर से कुछ खरीद रहे हैं, क्वालिटी तो हम इंश्योर नहीं कर सकते ना, वो तो बाहर का बंदा बना रहा है, चीप इंफीरियर क्वालिटी के मिल रहे हो बाहर से। खुद बनाएंगे तो क्वालिटी हमारे हाथ में आ जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल पर चेक आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब आप देखो बाहर से आप गुड्स खरीद रहे हो, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स थी 23,500, उसमें से 4,700 की तो फिनिश गुड्स आप वापस कर रहे हो, मतलब ठीक नहीं आ रहे ना इतने तो गुड्स। तो इससे खुद बनाएंगे तो ये नहीं होगा, परचेज रिटर्न का मसला नहीं होगा। अच्छा भाई डिलीवरी का खर्चा कम हो जाएगा ना, बाहर से खरीदते हैं तो कैरेज इन्वर्ट का भी तो खर्चा आता है ना, डिलीवरी कॉस्ट खत्म हो जाएगा, ओके। इसके अलावा जब गुड्स हम ज़्यादा बनाते हैं तो बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम एक्सपीरियंस करते हैं, एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, एक पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है जब ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स बनाते हो, क्योंकि बल्क बाइंग डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं और फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, ठीक है। देखो कितने सारे एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। लेकिन अब ये करने के डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा, जब आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैपिटल और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन टोटल देखो पर यूनिट खर्चा तो कम हो जाएगा, पहले आप कम गुड्स बना रहे थे तो टोटल जो खर्चा है प्रोडक्ट बनाने का वो कम आ रहा था, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखो आपने एडवाइस वाली थ्योरी आपकी लिखना बेहतर किस तरह होगी। देखो पहले हमने सोचा क्या एडवाइस देंगे, दो एडवांटेजेस सोचे, दो डिसएडवांटेज सोचे, खुद सोच लिए दिमाग में। अब हम जाके मार्किंग स्कीम रीड करेंगे, ठीक है। अब देखो मार्किंग स्कीम अगर मैं इस सवाल की आपके सामने खोलूँ तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम 2 मार्क्स आर फॉर द एडवांटेजेस एंड मैक्सिमम 2 मार्क्स आर फॉर द डिसएडवांटेजेस। अब देखो हमें दो दो लिखने ना, मार्किंग स्कीम में पांच पांच छह छह एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएं। जब आप पांच पांच छह छह रीड करोगे तभी तो दिमाग में जाकर दो बैठेंगे आपके। तो बेटा जल्दी से मैंने, और 1 मार्क इज फॉर रिकमेंडेशन, एडवाइस। सर ये सारे एडवांटेजेस रीड करें सब जल्दी से, और ये सारे डिसएडवांटेजेस जल्दी से रीड करें। अगर कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछें प्लीज जल्दी, 2-4 मिनट लें, जल्दी से सारे एडवांटेजेस रीड करें, बाहर से खरीदना बंद करने के और खुद की प्रोडक्शन बढ़ाने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जल्दी से सारे रीड करें। अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा बेटा मुझे बताएं, जल्दी से वेट कर रहा हूं, फटाफट फौरन। हम्म। लास्ट एडवांटेज, एडवांटेजेस में लास्ट पॉइंट, करंटली हाई प्रोपोर्शन ऑफ परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स आर रिटर्न। देखो क्या हो रहा है, अभी जो है हम जो फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हैं, देखो यहाँ देखो हमारी परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स थी, परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स यस 23,500 है, लेकिन उसमें से परचेज रिटर्न कितना हो रहा है, 4,700 का परचेज रिटर्न। तो काफ़ी गुड्स तो हम रिटर्न कर रहे हैं जो बाहर से खरीद रहे हैं हम बने बनाए, तो मतलब क्वालिटी इशू होगा ना। तो अब हम खुद बनाएंगे अगर, तो ये परचेज रिटर्न का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वालिटी पे खुद चेक रख सकते हैं, दैट इज एन एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग खुद से बाहर से खरीदने के बजाय। सर ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेज अगर सारे समझ आ गए हैं, अब आप पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट कैसे लिखेंगे, सिंपल एक पैराग्राफ आपने बनाना है, एडवाइस दे दें शुरू में या आखिर में, फ़र्क नहीं पड़ता, पहले दो एडवांटेज डिसएडवांटेज दे दें या पहले एडवाइस दे दें, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं होता तो मैं एडवाइस देता था, यस हिलैरी शुड स्टॉप बाइंग फ्रॉम आउटसाइड एंड इंक्रीज हर प्रोडक्शन, जो दिल करी एडवाइस दे दी, यस की दे दी, बिकॉज दो एडवांटेज दे दिए, फिर बिकॉज एडवांटेज 1 एंड एडवांटेज 2, फिर मैं लिखता बट वेर एज देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डूइंग दिस ऑल्सो, ये करने के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, फिर मैं दैट आर एट डिसएडवांटेज 1 एंड डिसएडवांटेज 2 दे देता। सिंपल एक पैराग्राफ फॉर्म में बनाकर लिखना है आपने, 1 मार्क इज फॉर एडवाइस, 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस, यू विल गेट द 5 मार्क्स, ओके। तो ये सीन है बेटा।
तो बेटा अगर ये सब रीड हो गया है तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीटेड है। एक पैराग्राफ इसका बेटा कंस्ट्रक्ट कर कर लिख लेना खुद से, और मुझे भेज देना अगर चेक कराना हो। मैं आप लोगों के लिए चेक कर कर आपको बता दूंगा सही लिखा है, इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा बेटा 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बेटा आप लेक्चर जो कराया आपको, जो 2 क्वेश्चंस क्लास में कराया वो पीडीएफ ग्रुप पर डालूंगा, उसके अलावा 3 होमवर्क क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल रहा हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से गाइस, दैट इज ऑन ट्यूसडे, मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी कंपनी। ओके गाइस, तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सब ख्याल रखें अपना।